एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे अस्थमा की। अस्थमा क्या होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है और इसको होम्योपैथी से कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि अस्थमा होता क्या है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एयर पैसेजेस इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें से जो रेशा बलगम होता है, जो म्यूकस होता है, वो उनमें जमा हो जाता है। उस वजह से टाइटनिंग की वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, वीजिंग शुरू हो जाती है। जब वो सांस लेता है तो बहुत मुश्किल होनी शुरू हो जाती है और खांसी स्टार्ट हो जाती है और चेस्ट पेन भी कई केसेस में स्टार्ट हो जाती है। सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि इसमें रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट रेस्पिरेशन हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जेनेटिक्स रीजन है, हेरिडिटी रीजन है और मौसम जो है, चेंज ऑफ वेदर या ठंडा मौसम, विंटर्स, ये चीजें एग्रीवेट कर सकती हैं। या पॉल्यूशन ज्यादा हो और पॉलेंस, फेदर, स्मोक, फ्यूम्स, इन सब चीजों से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। एलोपैथी में स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं या इनहेलर दिया जाता है और इनहेलर में भी स्टीरॉइड्स होते हैं जो लेके पेशेंट को इमीडिएटली राहत महसूस होती है। लेकिन अगर हम परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं होता। इनहेलर टेम्परेरी तो ठीक कर सकते हैं, इमीडिएटली इमरजेंसी केसेस में इनहेलर्स काम आते हैं, लेकिन अगर हमने परमानेंट किसी बीमारी को ठीक करना है, अस्थमा को ठीक करना है, तो वी शुड स्विच ओवर टू होम्योपैथी। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको देकर हम बच्चों को या बड़ों को या जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनको बचा सकते हैं। तो अभी मैं 2 केसेस की बात करूंगी जिनमें मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन दी और पेशेंट बिल्कुल परमानेंटली ठीक हो गए। सबसे पहला केस है, ये एक बच्चा है, लड़का है, तकरीबन 12 साल का और इसको अस्थमा की प्रॉब्लम है जो कि कोल्ड वेदर में ज्यादा होता है और चेंज ऑफ वेदर में ज्यादा होता है। मोस्टली हम क्या देखते हैं कि अस्थमा या एलर्जिक जितने भी केसेस होते हैं सभी चेंज ऑफ वेदर में या जब अप्रैल में और सितंबर अक्टूबर के मंथ्स होते हैं उन दिनों में ज्यादा होते हैं। एक तो उन दिनों में हमारे पंजाब में वो कटाई होती है फसलों की, अप्रैल में वीट की कटाई होती है और सितंबर अक्टूबर में चावल की कटाई होती है। तो उससे जो डस्ट निकलती है उसमें से वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट करती है। तो ये मौसम इन लोगों के लिए सांस लेने में बहुत दिक्कत पैदा करता है। पिछले कुछ सालों से तो ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आने लग गई है। दूसरा, जब कटाई करते हैं तो उसके बाद खेतों में किसान लोग आग लगा देते हैं, उस वजह से पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस बच्चे में यही प्रॉब्लम थी कि जब भी चेंज ऑफ वेदर होता है या ठंडा मौसम होता है उस मौसम में इसको प्रॉब्लम ज्यादा होती है और जो बलगम रेशा निकलता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये बच्चा हमेशा इनहेलर लेता ही रहता है क्योंकि इसकी मदर को भी यही प्रॉब्लम है और बहुत तकड़ी हेरिडिटी है और इसने होम्योपैथी भी 2-3 साल बहुत रिनाउंड डॉक्टर्स से ली, कई सारे 3-4 डॉक्टर्स बदले, लेकिन बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। और अब वो स्टीरॉयड पे, बेटनीसोल पे रेगुलर था और इनहेलर रेगुलर लेता था, उसके बिना उसका काम ही नहीं चलता था। जब उसके मदर ने बताया कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ऑलवेज फर्स्ट आता है क्लास में, बहुत माइल्ड है और बहुत कहना मानता है, कभी भी तंग नहीं करता, कोई अंधेरे से नहीं डरता, लेकिन इंजेक्शन से इसको बहुत डर लगता है और साथ में शार्प चीजों से बहुत डर लगता है। जब इसको प्रॉब्लम होती है ये किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करता, अपने पेरेंट्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता और खुद ही इनहेलर ले लेता है
और बच्चा रिजर्व किस्म का है, ज़्यादा बच्चों के साथ खेलता नहीं है, ज़्यादा बाहर नहीं जाता, ज़्यादा मिक्सअप नहीं होता और बिल्कुल भी एक पैसा नहीं खर्चता, बल्कि पैसे जोड़ने की आदत है, जोड़ के रखता है। तो इस सारे चीज़ में जो भी उन्होंने पेरेंट्स ने बताया, तो जो भी रूब्रिक्स आए, पहले तो वो नरम स्वभाव का है, माइल्डनेस, सबका कहना मानता है, तो यील्डिंग डिस्पोजिशन, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कहना मानते हैं, क्योंकि हमारे पास ओबीडियंट एज सच रूब्रिक नहीं है, तो हम इसको लेते हैं यील्डिंग डिस्पोजिशन में। किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करता, हमेशा चुपचाप रहता है, दिस इज क्वाइट डिस्पोजिशन। एंड रिजर्व लोग जो होते हैं वो दूसरों के साथ जल्दी जल्दी मिक्सअप नहीं होते और जल्दी जल्दी बात नहीं करते, खुलते नहीं है, इस तरह का ये बच्चा था। इसके साथ ठंड में एग्रीवेशन, जो चीज़ें चाहे हम माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो फिजिकल हो, लेकिन मैं ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोल्ड एग्रीवेशन लिया, चेंज ऑफ वेदर एग्रीवेशन लिया, क्योंकि हमेशा चेंज ऑफ वेदर में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। एंड इंटेलिजेंट, और उसके साथ एवराइज, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि वो लोग होते हैं जो पैसे खर्चते नहीं हैं और अपने पास इकट्ठे करके पैसे रखते हैं। जब मैंने ये सारे रूब्रिक्स डाले तो इसमें 4 मेडिसिन आई, नैक्सवामिका, पल्साटिला, नेट्रम्योर एंड सिलिशिया। अब 4 मेडिसिन तो हम दे नहीं सकते, हमने एक ही मेडिसिन देनी है, तो हम इसका डीडी हमने किया। पहले तो नैक्सवामिका, जैसे कि नैक्सवामिका का पेशेंट होता है बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा इरिटेबल, बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड कॉन्फिडेंस ज़्यादा, तो इसमें लगा नहीं कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। वो कभी भी ये बच्चा स्टेज पे जाके कभी परफॉर्म नहीं करता था, सिर्फ स्कूल में अपनी क्लास में फर्स्ट आता था पढ़ाई के बेसिस के ऊपर, लेकिन बिल्कुल भी ऑलराउंडर नहीं था, इसमें कोई भी लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं थी। सेकंड मेडिसिन आती है पल्साटिला वाला बच्चा जो बहुत रोंदू टाइप का होता है, चाहे माइल्ड है, यील्डिंग है, बात बात पे रो पड़ना और बहुत ज़्यादा पैम्परिंग चाहना, तो इस बच्चे में ये सब कुछ नहीं था कि कैरिड एंड केयरलेस डिजायर या वीपिंग, ये भी नहीं था। मोर ओवर फिजिकल में भी ओपन एयर एम्यूलेशन होती है और इसकी ओपन एयर में एग्रीवेशन थी। सो नैक्सवामिका भी निकल गई, पल्साटिला भी निकल गई। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर में कोई भी इंजेक्शंस का, शार्प थिंग्स का, पिन्स का कोई डर नहीं होता और इसमें हीट एग्रीवेट करती है, लेकिन इस पेशेंट में कोल्ड एग्रीवेट करता है। सो 4 मेडिसिन में से 3 तो निकल गई, अब रह गई सिलिशिया। मैंने पेशेंट को इस बेसिस पे दी, नंबर 1, द पेशेंट इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट ही लैक्ड लीडरशिप क्वालिटीज। जैसे कि मैंने अभी बताया, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज की कमी है और वो बहुत टिमिड है, कभी भी स्टेज पे नहीं जा सकता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट था, फियर ऑफ इंजेक्शंस एंड पिन्स, शार्प थिंग्स। इंजेक्शंस में तो ऐसा हमारे पास रूब्रिक नहीं है, तो फियर ऑफ पिन्स में सिलिशिया बहुत मार्क्ड है, तो उसको सिलिशिया 30 की एक डोज दी, सेक्लैक थोड़े दिनों के लिए। 1 महीने के बाद उसने इनहेलर को, मैं जब भी पेशेंट को फर्स्ट टाइम देखती हूँ तो मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि जो भी इनहेलर्स वगैरह हैं वो आप SOS रख सकते हैं। ये नहीं है कि आज ही सब कुछ बंद कर दो, बेटनीसोल भी बंद कर दो, इनहेलर भी बंद कर दो। अगर हम एकदम सडनली ये सब चीजें बंद कर देंगे तो पेशेंट की प्रॉब्लम एकदम सडनली सरफेस पे आ जाएगी और बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगा। तो उसको बोलो कि धीरे धीरे कम करो और जब जरूरत हो तब लेना है। तो इन्होंने बताया कि इनहेलर इन्होंने 1 महीने में SOS ही रखा, जरूरत पर ही रखा है, लेकिन कम ही जरूरत पड़ी। और नेक्स्ट मंथ मैंने 1 महीने के बाद सिलिशिया 200 एक डोज दी अलॉन्ग विद सेक्लैक। नेक्स्ट मंथ सिलिशिया 1 mg दी,
अलॉन्ग विद सेक्लेक, और 3 महीनों के बाद उसको मैंने कोई भी मेडिसिन एज सच नहीं दी। लेकिन जब चेंज ऑफ वेदर आया आफ्टर 6 मंथ्स, वो सेक्लेक पे चलता रहा। जब 6 महीनों के बाद दोबारा चेंज ऑफ वेदर आया तो इसमें उसकी प्रॉब्लम बढ़ी फिर दोबारा से, लेकिन पहले जितनी नहीं। जैसे पहले अगर 100% हुआ करती थी तो नेक्स्ट सीजन में उसको बड़ी मुश्किल से 20% हुई। फिर मैंने उसको सिलिशिया 1M की 1 डोज दी और उसके बाद सेक्लेक, और उसके बाद उसको कभी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। उसको मैंने फिर भी इनहेलर SOS लेने को बोला कि कभी भी जरूरत हो तो आप SOS इनहेलर ले सकते हैं। लेकिन अगले 2 साल में सेक्लेक चली और बिल्कुल एलोपैथी मेडिसिन ड्रॉप होगी सबकी सब, और इनहेलर की तो दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ी। सो इस तरह से सिलिशिया से ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, 100% ठीक हो गया। अभी तो 5-7 साल हो गए इस पेशेंट को और कभी भी मुड़ के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। सो एक और केस करते हैं अस्थमा का। ये भी 12 साल का बच्चा है और इसको अस्थमा होता है बर्थ से ही था, शुरू से ही, जब से पैदा हुआ तभी से प्रॉब्लम थी। और सर्दियों में ज्यादा होता था, चेस्ट इन्वॉल्व हो जाती थी, कफ बहुत ज्यादा होती थी और वीजिंग बहुत ज्यादा होती थी। और ये भी ब्यूडिकॉट पफ पे था, आस्तालिन पफ पे था 3 टाइम्स और ब्यूडिकॉट ट्वाइस। इतने ज्यादा पफ लेता था तब जाके कहीं इसको आराम मिलता था। तो जब ये मेरे पास आए तो मैंने बच्चे से पूछा, क्योंकि 12 साल का बच्चा था, मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। कहता जी कुछ नहीं। मैंने कहा कोई सांस की प्रॉब्लम? कहते नहीं नहीं कुछ नहीं। तो मैंने फादर की तरफ देखा तो मैंने कहा जी अगर प्रॉब्लम है तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि कुछ नहीं? कहते जी पूछो ही मत, ये तो ऐसे ही करता है मैडम, जब भी कभी भी इसको प्रॉब्लम होती है ये कभी बताता ही नहीं है। इसका सांस इतनी मुश्किल से इसको आ रहा होगा लेकिन अंदर ही जाके बैठ जाता है, ये बताता ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं बताता? कहते क्योंकि जब भी इसको प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, तो इस बात से तो ये बहुत ही डरता है, इसलिए ये कह देता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। और ये इंजेक्शन से बहुत ही ज्यादा डरता है। सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर मैंने उसके 2 रूब्रिक्स निकाले, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग एंड वेल सेज ही इज व्हेन वेरी सिक। इतना बीमार है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, सांस आ नहीं रहा और पेशेंट कह रहा है कि मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो इसमें मेडिसिन सिर्फ हायोसेमस ही निकलती है। हायोसेमस उसको 30 की 1 डोज दी, उसके बाद सेक्लेक 1 महीने के लिए, 1 महीने, क्योंकि ये लोग दूर से आए थे तो महीने की मेडिसिन दी थी। तो अगले महीने आया, कहते जी बहुत ज्यादा बेटर है, काफी फर्क है, मोर देन 70-80% फर्क है। तो इसको हायोसेमस 30 की 1 डोज फिर से मैंने दी और साथ में सेक्लेक दी। और 2 महीने के बाद ये लोग फिर आए तो फिर इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा फर्क है। हमने धीरे धीरे करके इसके इनहेलर्स बंद कर दिए और अब जैसे 3 महीने हो गए तो 3 महीने से इसको बिल्कुल भी कोई, हालांकि इतनी सर्दी है लेकिन फिर भी, पहले तो इन दिनों में कभी ठीक नहीं रहता था और सर्दी में तो इतना बुरा हाल रहता था कि पूछो मत। तो अभी तो बिल्कुल भी इनहेलर नहीं दिया। देन आई गेव 1 डोज ऑफ हायोसेमस 30 अगेन एंड सेक्लेक फॉर 1 मंथ। उसके बाद ये 6 महीने के बाद आए, वो भी जस्ट कि हम एक बार दवाई ले आए। जब मैंने पूछा कि प्रॉब्लम, तो कहते नहीं जी नहीं, उसके बाद तो हुई नहीं। जैसे इस मौसम में बहुत ज्यादा बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो इस बार नहीं हुई, बस जो आपने पहली डोज दी थी उसी से ही बिल्कुल ठीक हो गया। तो हायोसेमस से ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और बहुत साल हो गए दोबारा कभी 3 डोजेज ऑफ हायोसेमस 30 दी। उसके बाद सेक्लेक चलता रहा, 1 साल तक चलता रहा और कोई भी दोबारा अटैक नहीं हुआ। सो इस तरह से जब बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन सेलेक्ट होती है तो पेशेंट्स बिल्कुल जस्ट एक ही मेडिसिन से
ठीक हो जाते हैं। तो एक मुझे फिर एक और केस याद आया, जब शायद मैंने पहले भी ये बताया था कि एक बार एक बच्चा था, उसको खांसी थी और साथ में एक दो और प्रॉब्लम्स थी। तो वो बाहर वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, तो बच्चा रो ही जा रहे थे। मैंने पूछा जी क्या हुआ, क्यों रो रहा है, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी देख लेते। कहते नहीं जी बस डॉक्टर से डरता है इसलिए ये रो रहा है। चलो जब उनकी बारी आई तो उनको देखने लगे, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अवतार सिंह देखने लगे, इन्होंने केस लिखना शुरू किया। वो बच्चा एक ही बात बोलता रहा, बाहर चलो, उसके पापा को पकड़ के कि बाहर चलो। तो मैंने देखा कि बच्चा फिर से रो ही जा रहा है। मैं क्लिनिक में गई तो मैंने पूछा कि अब क्यों रो रहा है। कहते जी बस मुझे बोली जा रहा है कि बाहर चलो, भी डॉक्टर से दवाई नहीं लेनी। मैंने डॉक्टर साहब को बोला छोड़ो बाकी सारा कुछ, बस गिव हिम हायोसेमस 30। उन्होंने हायोसेमस 30 1 डोज दी। उसके बाद वो चले गए, और जब नेक्स्ट वीक आया, आप इमेजिन नहीं करोगे कि वो बच्चा अपने साथ एक इंजेक्शन वाली सिरिंज लेके आया। कहता अब तो मैं बिल्कुल भी इससे नहीं डरता। अब पता नहीं वो सच में नहीं डरता था या क्या था, लेकिन वो साथ में लेके आया, और उसकी खांसी जो थी वो एक ही दिन में 2 दिन में ठीक हो गई। सो इस तरह हायोसेमस में ये फियर ऑफ इंजेक्शंस बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। और ये बच्चे हायोसेमस वाले इतना डरते हैं कि डॉक्टर की हर एक्टिविटी पे पूरा ध्यान देते हैं कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं, वो कहीं इंजेक्शन तो नहीं कहीं से निकाल रहे, कहीं इधर उधर। अगर उनको स्टेथो भी लगाना है, स्टेथो भी देखना है, तो भी इनको लगेगा कि कहीं ये मुझे कोई इंजेक्शन ना लगा दे। सो इस तरह इतना ज्यादा हायोसेमस में डर होता है। सो ये 2 केसेस थे अस्थमा के जो बहुत अच्छी तरह से ठीक हुए। अगर आपको या आपके बच्चे को, किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है और आप इनहेलर्स ले रहे हैं या स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, तो मैं एडवाइस करूंगी कि गो फॉर होम्योपैथी जरूर लीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन ही बीमारी को पूरी तरह 100% खत्म करने में मदद करती हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, and thank you so much for watching this video, and keep watching my videos.